हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत बढ़िया हो, मजे में हो। बहुत खूबसूरत दिन है आज। द रीजन इज आज हम लोग शुरू करने वाले हैं विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन। वाह बेटा जी, आपको एक चीज बोलता हूं मैं, ये लेक्चर देखने के बाद फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। द रीजन इज जब भी कोई मैं एक चैप्टर शुरू करूंगा, आई विल ऑलवेज एंश्योर कि मैं एक स्टोरी या फिर केस स्टडी से शुरू करूंगा। द रीजन इज जब आप स्टोरी या फिर केस स्टडी से चैप्टर पढ़ोगे आपको बहुत मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। दूसरी बात यह है, आपको वो चैप्टर बहुत ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल सेंस में भी समझ में आएगा। सो मेरा एक ही गोल है कि हर एक चैप्टर आपको इतना मजे से सिखाऊं, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ केस स्टडीज एंड स्टोरीज, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट पढ़ने में मजा आएगा। हर एक कंसेप्ट आपको लॉजिकली प्रैक्टिकली हर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ओके पीपल, टेल मी वन थिंग, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये लोग कौन है, इनका नाम क्या है। ये स्टोरी के बाद तो आप ऑब्वियसली समझ जाओगे कि ये लोग कौन है, बट आप एक गेस करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अभी आपको मैं एक स्टोरी बोलता हूं। ये नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द नेम ऑफ द चैप्टर टिल दिस स्टोरी पीपल। आपको खुद गेस करना है कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, ठीक है बेटा जी। स्टोरी ऐसा हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2003 की बात है, ठीक है। दो आइडेंटिकल ट्विंस थे जिनका नाम है विंकल वॉस, एंड तीसरा बंदा था उसका नाम है दिव्या नरेंद्र। ये जो दो बंदे हैं इनका नाम है आइडेंटिकल ट्विंस, इनका नाम है विंकल वॉस और इसका नाम है दिव्या नरेंद्र। ये लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज इन द USA, वहां पे पढ़ाई करते थे। इन तीनों को एक बिजनेस शुरू करना था, ठीक है। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मार्केट रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रिसोर्सेज गैदर करना पड़ेगा, बहुत चीजें आपको करनी पड़ेगी। इनको बिजनेस शुरू करना था। इन्होंने बहुत चीजें ट्राई करने के बाद इनको एक आइडिया आया। वो आइडिया ऐसा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों को ऐसा एप्लीकेशन बनाए जिससे वो लोग आपस में बात कर सके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे आपस में बात कर सके, प्लस आइडिया शेयर कर सके, फोटोज वीडियोस शेयर कर सके। उनको एक ऐसा ऐप बनाना था। ये आइडिया बहुत सारे चीजें ट्राई करने के बाद उनको ये आइडिया पता चला। अब इनके पास, अब इन्होंने उस आइडिया पे काम करना शुरू किया। इन्होंने उसका डिजाइन बनाया, आइडिया, उसका विजन क्या होगा 5 साल में, 10 साल में उसका क्या विजन होगा, इन्होंने आइडेंटिफाई किया। पूरा A to Z डिटेल्ड बिजनेस प्लान इन्होंने तैयार किया। आइडियाज, डिजाइन, रिसोर्सेज, फंडिंग, सब कुछ रेडी था, सब कुछ, सिवाय एक चीज के। वो एक चीज था कोडिंग। इनको कोडिंग नहीं आता था। इनके पास सब कुछ था सिवाय एक कोडिंग के, बिकॉज एप्लीकेशन को बनाने के लिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है। इन्होंने बहुत ढूंढा, कोई कहीं पे भी अच्छा कोडर इन्हें मिल नहीं रहा था। फिर फाइनली उनको एक बंदा मिला, उसका नाम था मार्क जुकरबर्ग। सबको पता है ये चीज, मार्क जुकरबर्ग। उनको एक कोडर मिला। मार्क जुकरबर्ग वाज एन अमेजिंग कोडर, जीनियस था बेटा जी, जीनियस। तो उसके पास गए वो लोग, तो उसने बोला मार्क भाई, हमारे पास आइडिया, बिजनेस प्लान सब कुछ रेडी है सिवाय एक चीज के, कोडिंग के। तू हमें वो कोडिंग करके दे, हम तुझे 20% शेयर्स कंपनी के दे देंगे, प्लस हर घंटे हम तुझे पेमेंट देंगे ये चीज करने के लिए, ठीक है। दो चीज उसने बोला, मार्क भाई हम तुझे हर घंटे पैसे देंगे, तू जो चीज काम कर रहा है उस पर। दूसरी बात यह है, तुझे हम लोग कंपनी के कुछ पार्ट ऑफ शेयर्स दे देंगे, ठीक है। मार्क ने बोला ओके ब्रो, डन, मैं कल से ही शुरू करता हूं इस काम पे। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, मार्क जुकरबर्ग के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, उसके साइड से एक चीज भी अपडेट नहीं आए विंकल वॉस के। विंकल वॉस ब्रदर्स बहुत कंफ्यूज हो गए कि भाई 3 महीने में उसको कोड देना था, उसने दिया नहीं।
जाके चेक करते हैं क्या हुआ। मार्क था ही नहीं, अवेलेबल था ही नहीं। उसने मार्क को पूछा कि भाई क्या हो गया कोडिंग का। वो बोलता है कि कोई और चीज में मैं बिजी था तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। इमीडिएटली विद इन नेक्स्ट वीक जब वो एग्रीमेंट हुआ मुंह से, 3 महीने बाद मार्क ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसका नाम था फेसबुक। ऐसा बोला गया है दोस्तों, विंकलवॉस ब्रदर्स ऐसा बोलते हैं कि फेसबुक का जो आइडिया था वो उनका था, मार्क ने वो आइडिया कॉपी किया एंड देन उसने कोड बना के रिलीज कर दिया। ठीक है, प्रॉब्लम ये है ये कोड इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया यूनिवर्सिटी के बच्चों में कि वो बाकी सारे यूनिवर्सिटीज भी वो कोड यूज करने लगे। बेटा जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो कोड फेमस ही था, बट सब लोग फेसबुक 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 यूज करने लगे, वायरल हो गया फेसबुक। विंकलवॉस ब्रदर्स को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जो आइडिया उनका था, बिजनेस मॉडल उनका था, डिजाइन उनका था, सब कुछ रेडी था उनके पास कोडिंग के, बट कोई और उनका बिजनेस आइडिया कॉपी करके रिलीज कर दिया कोड उसके नाम से। एंड सबको ऐसा लगता है कि फेसबुक इज ओन्ड बाय मार्क जुकरबर्ग का आइडिया है फेसबुक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा जी, विंकलवॉस ब्रदर्स ने कोर्ट केस फाइल किया ये बोल के कि मार्क जुकरबर्ग ने हमारा आइडिया कॉपी किया, उसने हमसे पैसे लिए, पर घंटे के हिसाब से इसने काम करने का हमसे प्रॉमिस किया, हम उसको शेयर्स भी देने वाले थे कंपनी के, हम आपको ईमेल कम्युनिकेशन सब दिखाएंगे आपको, हमारे पास सब कुछ है। मार्क ने कॉपी किया। ये केस 1 साल चला, 2 साल चला, 3 साल चला, 4 साल चला, 5 साल चला। 6वें साल में मार्क जुकरबर्ग ने बोला कि भाई हम तुझे सेटलमेंट दे देते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने बोला 5 साल ये केस कोर्ट में चलने के बाद मार्क जुकरबर्ग ने बोला कि ब्रो अभी तुमको हम लोग सेटल कर देते हैं। विंकलवॉस ब्रदर्स को मार्क ने कितना दिया पता है? विंकलवॉस ब्रदर्स ने मार्क जुकरबर्ग ने विंकलवॉस ब्रदर्स प्लस दिव्या, इन तीनों को मिला के मार्क जुकरबर्ग ने दिया इनको कितना? 520 करोड़, 500 करोड़ पैसे दिए किसको? विंकलवॉस ब्रदर्स एंड दिव्या को। 500 करोड़ आपके लिए बहुत ह्यूज होगा बेटा जी, बहुत ह्यूज होगा। अभी आप समझना, अभी मैं जो बोलूंगा ना, इसके बाद आप नहीं बोलोगे कि बहुत ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, अभी मैं आपको बोलता हूं। 2008 में मार्क जुकरबर्ग ने विंकलवॉस ब्रदर्स एंड दिव्या नरेंद्र को 500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक कब रिलीज किया? 2003 में। ठीक है, 5 साल में मार्क जुकरबर्ग ने बोला कि भाई बहुत हो गया, अभी तुझे मैं सेटलमेंट दे देता हूं एक टाइम पे, ये कोर्ट कचहरी मेरे को नहीं चाहिए। 500 करोड़ दिए, लेकिन 2008 में जब मार्क ने उनको 500 करोड़ दिए ना, तब इसका जो वैल्यूएशन था ना, तब उस कंपनी का वैल्यू था 1,20,000 करोड़। जो आइडिया विंकलवॉस ब्रदर्स का था, दिव्या नरेंद्र का था, जिससे वो कंपनी शुरू करके वो कंपनी को शुरू किया होता उन्होंने 2003 में, 2008 में वही कंपनी 1,20,000 करोड़ का वैल्यू होता, लेकिन उनको कितना मिला? 500 करोड़। बेटा जी, मैं ये नहीं बोलूंगा ये आइडिया किसका था, क्या था, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। यूजुअली ये बोलते हैं दिव्या नरेंद्र ने मार्क जुकरबर्ग को एक आइडिया बताया, मार्क जुकरबर्ग को वो आइडिया देख के कोई और आइडिया उसके दिमाग में आया एंड उसने उस आइडिया पे काम करना शुरू किया, जो कि था फेसबुक। मैं ये चीज पे डिस्कस नहीं करूंगा किसका क्या आइडिया था, मैं बस ये चीज बोलूंगा, विंकलवॉस ब्रदर्स को जिन्हें लगता था वो आइडिया उनका था, बिजनेस प्लान सब कुछ उनका था, जो कि मार्क जुकरबर्ग ने कॉपी करके फेसबुक लॉन्च किया। 5 साल में वो कंपनी का वैल्यू जो था
1,20,000 करोड़ रुपए था दोस्तों, करोड़। इससे विंकलवॉस ब्रदर्स को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि 500 करोड़ को आप 250 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा, मींस 500 करोड़ 250 गुना कम है फेसबुक के वैल्यूएशन से। 500 करोड़ 250 गुना कम है फेसबुक के वैल्यूएशन से। ये एक चीज हो गया। अब सेटलमेंट सब कुछ हो गया दोस्तों, लेकिन आज के तारीख पे फेसबुक का जो वैल्यूएशन जो है ना 64 लाख क्रोर्स का वैल्यू है। क्रोर्स, आज का फेसबुक का जो वैल्यू है 64 लाख क्रोर्स। सोच रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है ये। विंकलवॉस ब्रदर्स एंड दिव्य नरेंद्र, जिन्हें लगता है कि वो आइडिया उनका है, अगर उनको तो 70-80% तो आइडियली मिलना चाहिए उनके हिसाब से, बट अगर कम से कम 10% भी मिल गया ना उनको फेसबुक पे, तो उनको मिलता था 6,40,000 क्रोर्स। सिर्फ 10% फेसबुक का आइडिया मेरा, सब कुछ मेरा, कंपनी भी मेरा। बट अगर मुझे मेरे कंपनी का अगर 10% में मुझे मिल गया होता ना दोस्तों, तो उसको मिलता था 6,40,000 क्रोर्स। ये कितना बड़ा अमाउंट है बताओ हमको। 5 times ऑफ इंडियाज एजुकेशन बजट। इंडिया का जो एजुकेशन बजट है ना, उससे 5 गुना ज्यादा है उसका वैल्यू। और रिलायंस में अगर एक कंपनी का वैल्यू को निकालना होगा, रिलायंस में आप 38% ऑफ रिलायंस ओन कर सकते हो। 6,40,000 करोड़, उसको मिला कितना? 500 करोड़। 6,40,000 करोड़ कहां पे बेटा जी, एंड 500 करोड़ कहां पे, सोच रहे हो आप? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एग्रीमेंट वॉज नॉट इन राइटिंग। इतना करोड़ों का नुकसान मार्क जुकरबर्ग को हो, मार्क जुकरबर्ग के पॉकेट से तो 500 करोड़ गए। विंकलवॉस ब्रदर्स को इतना पैसा मिल सकता था एक चीज की वजह से, क्योंकि एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट? जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बनाया कि मार्क जुकरबर्ग को हम लोग हर घंटे के हिसाब से पेमेंट देंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट में ये डिजाइन है कंपनी का ये है प्लान, डिजाइन, प्लान, आइडिया, विजन, सब कुछ वो एक एग्रीमेंट में राइटिंग में लिखा होता उन्होंने। तो ये चीजें नहीं होती दोस्तों आज। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाउ एग्रीमेंट, व्हाई एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाई एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग। कैसा है दोस्तों, मजेदार है कि नहीं है? आई होप आप सब लोग यस बोल रहे हो दोस्तों। अब देखते हैं व्हाई वॉज दिस सच अ बिग डील। सो विद दिस we're going to study why was this a big deal. Zuckerberg had agreed to work for the twins, so there was an implied agreement between them. Zuckerberg ने agree किया, but there was an implied, मतलब कोई राइटिंग में नहीं था एग्रीमेंट, इट्स implied कि भाई जुकरबर्ग को पता है क्या करना है, हमको पता है हमें क्या एक्सपेक्ट करना है जुकरबर्ग से, सो हम एग्रीमेंट इन राइटिंग में नहीं करेंगे। ये गलती हो गई उनसे। Instead of delivering on his promise, he used their idea to build his own platform, which became one of the biggest companies in the world. अब सवाल यह है विंकलवॉस की नजरों से, अगर मार्क जुकरबर्ग ने उस काम पे अग्री नहीं किया होता काम करने के लिए, क्या आज फेसबुक होता? बिग क्वेश्चन। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस पीपल। मुझे नहीं पता आइडिया एक्चुअली किसका था। कुछ लोग बोलते हैं वो आइडिया उसने मार्क जुकरबर्ग को बताया, मार्क जुकरबर्ग को वो आइडिया देख के कोई और आइडिया पता चला जिसपे उसने काम किया, एंड देन फेसबुक बना। ठीक है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा किसका क्या आइडिया था। ठीक है, लीगल बैटल, विंकलवॉस एंड दिव्या फेल्ट चीटेड एंड टुक जुकरबर्ग टू कोर्ट। दे आर्ग्यूड दैट देयर वाज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड मींस
अंडरस्टैंड मतलब इट वॉज इम्प्लाइड मीन्स इट वॉज अंडरस्टूड कि एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ नहीं है बट इट वॉज अंडरस्टूड एग्रीमेंट हुआ है, मान लिया गया है कि एग्रीमेंट हुआ है, मुंह से हुआ एग्रीमेंट, राइटिंग में नहीं हुआ है. ओके, नो देयर वाज बिग प्रॉब्लम वाज नो रिटन कॉन्ट्रैक्ट. There was no formal agreement stating that Zuckerberg was supposed to do, how he would be paid, or what would happen if he failed to deliver. वो एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं था जहां पे जुकरबर्ग को कितना मैं पैसा पे करूंगा लिखूंगा, जुकरबर्ग क्या करेगा तो मैं लिखूंगा, जुकरबर्ग अगर इसने काम नहीं किया तो मैं क्या होगा. ये सारी चीजें मैंने लिखी ही नहीं एग्रीमेंट में. एग्रीमेंट लिखी क्या, एग्रीमेंट बनाई नहीं मैंने. The case relied on emails and conversations, which left room for interpretation. After years of legal battles, Zuckerberg and Facebook agreed to settle the case in 2008. उनको मिला 520 करोड़ 2008 में. Now, इसका moral of the story क्या है बेटा जी? Moral of the story is Winklevoss twins lost out unimaginable wealth because they didn't have a strong enforceable agreement with the Zuckerberg. एक ही प्रॉब्लम था उनसे, उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया जुकरबर्ग से, सिर्फ वो एक प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस कैन ट्रांसलेट इनटू बिलियंस इन बिजनेस. नेवर अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ क्लैरिटी इन एग्रीमेंट्स. ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी छोटा बिजनेस आगे 10 साल में इतना बड़ा बन सकता है, किसी को पता नहीं है. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि जो भी छोटा बिजनेस है आज आगे जाके बहुत बहुत बड़ा बन सकता है. तो इसलिए हमें कोई भी बिजनेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. अब ये चीज नहीं होना चाहिए करके कॉन्ट्रैक्ट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. कैसा लगा बेटा जी आपको ये स्टोरी? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको ये स्टोरी कैसा लगा. तो शुरू करते हैं इससे फर्स्ट चैप्टर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन. यस पीपल, शुरू करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा जी? एसेंशियल एलिमेंट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैंडेटरीली. कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे हम लोग. कंसिडरेशन, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, ये सब चीजें पढ़ेंगे अभी हम लोग बेटा जी. अभी नहीं पढ़ेंगे, इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी. आज के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हम लोग पढ़ने वाले आज. ओके बेटा जी, आपको और एक चीज बोलता हूं मैं. अब जब मॉड्यूल खोलोगे आपको लैंग्वेज बहुत बुकिश लगेगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे. आई डोंट नो आप कैसे लर्न करोगे उससे, बट आई विल टेल यू वन थिंग. मॉड्यूल से मैंने वो सब काम आपके लिए बहुत आसान बना दिया है. मॉड्यूल का जो हर एक लाइन जो है ना, जो बहुत ही बुकिश है, बोरिंग है, उसे मैंने रिस्ट्रक्चर किया है अपने ओन वर्ड्स में, सो दैट you will be able to read, understand and learn it in the best way possible. आपको बस कंसेप्ट समझना है, बाकी रीडिंग, लर्निंग, बाकी सब आप मेरी नोट से कर सकते हो, क्योंकि मैंने हर एक नोट ऐसा लिखा है कि आप उसे समझ सकोगे. ठीक है. दूसरी बात यह है, मैंने इस मेरे नोट्स में बहुत सारे प्रैक्टिकल केस स्टडीज, एग्जांपल्स यूज किया, सो दैट आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा इन अ मोर लॉजिकल एंड इन अ प्रैक्टिकल वे, जो कि मॉड्यूल में नहीं लिखा है कंसेप्ट. ओके, तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट हर्षवर्धन गायकवाड प्रोफेशनल एकेडमी, आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. बिफोर दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड,
इंडियन कोर्ट्स फॉलोड इंग्लिश लॉज टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने से पहले हम लोग अंग्रेजी वाले लॉ फॉलो करते थे और उसे थोड़ा सा स्लाइटली एडिट करके इंडियंस के हिसाब से हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग वो लॉ करते थे, इन्फोर्स करते थे। इन्फोर्स मीन्स फॉलो करते थे, ठीक है। इंग्लिश लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने से पहले हम लोग इंग्लिश लॉ फॉलो करते थे, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके इंडियन पीपल को एप्लीकेबल करने जैसे हम लोग फॉलो करते थे। उसके बाद पता चला कि ब्रिटिश लोगों का तौर तरीका, रहन सहन, बिजनेस बहुत अलग है हमसे, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने शुरू किया हिंदूज एंड मुस्लिम्स लॉ फॉलो करना। अब हिंदूज एंड मुस्लिम्स लॉ वाज वेरी पर्सनल पीपल, सारे कैसे बोलूं, हर एक टॉपिक कवर नहीं करता था हिंदूज एंड मुस्लिम लॉ, इसलिए हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाना पड़ा, बिकॉज अर्लियर लॉज वर नॉट एफिशिएंट और फिट फॉर द इंडियन पीपल। English laws were not perfect for Indian businesses. Courts tried using Hindu law and Muslim laws, but these were too personal and didn't cover complex business situation. Complex business situations cover नहीं करते थे कौन से law? Hindus law and Muslim law. To fix this, Indian Contract Act 1872 was created, combining the best parts of English laws for Indian needs. English law को ही सारे बेस्ट चीजें उठाए इंडियन लोगों के लिए। समझ में आई बात? उसको बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या चीजें कवर होती है। नंबर 1 इज पीपल जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल्स मींस इफ ए ने बी को बोला कि ब्रो मुझे तेरी बाइक चाहिए, मैं तुझे 30,000 रुपए देता हूं, तू मुझे अपनी बाइक दे दे। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, this is called as general principles of contract. If A agrees to sell his bike to B for 50,000, this section outlines the steps to make it a valid contract and what happens if someone does not follow through. A ने B को बोला कि ब्रो मुझे तेरी बाइक चाहिए, तू प्लीज मुझे बेच दे। B बोलता है ओके ब्रो मुझे 50,000 रुपए दे, मैं तुझे मेरी बाइक तुझे दे देता हूं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कवर करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई एक जन भी वो फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, वो भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जनरल प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे। These are basic rules that apply to all contracts, such as how they are formed, what makes them valid, and how they can be enforced. Section 1 to Section 75 होता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स, सेक्शन 76 टू सेक्शन 123। सेक्शन की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मैं अलग से एक माइंड मैप बनाऊंगा जहां पे हर एक सेक्शन, हर एक क्लॉज आपको क्लियरली लिखा है, सो दैट आपको पढ़ने में और आसानी होगी। नेक्स्ट इज इफ ए अग्रीज टू सेल 100 शेयर्स टू बी, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट गवर्न्स द रूल फॉर डिलीवरी, पेमेंट एंड व्हाट हैपेंस इफ शेयर्स आर डिफेक्टिव। ए ने बी को बोला कि ब्रो मुझे 100 शर्ट्स चाहिए तेरी दुकान से। बी ने बोला ओके ब्रो तू मुझे हर शर्ट के हिसाब से 1,000 रुपए दे, मैं तुझे तेरे 100 शर्ट्स डिलीवर कर दूंगा। अब मान लो डिलीवरी के टाइम शर्ट जो है वो फटे हुए निकले, या फिर मैंने पेमेंट नहीं दिया उसको शर्ट्स के, या फिर उसने शर्ट्स भेजे ही नहीं, तब क्या होगा ये हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स में। दिस डेल्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, बट नाउ इट्स हैंडल्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दो चीजें पढ़े हमने। नंबर 1 इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए क्या 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 लगता है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक जन ने करने से मना कर दिया तो क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट इज अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है, या फिर पैसे नहीं दिए, या फिर उसने डिलीवर नहीं किए, तब क्या होगा, हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट से पढ़ेंगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, थर्ड इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, ए बोलता है बी को
अगर तुझे मेरी वजह से कोई लॉस सफर हुआ तो मैं तुझे भरपाई दूंगा। ए क्या बोलता है? ए बोलता है कि भाई अगर फैक्ट्री में आग लग गई, तुझे नुकसान हुआ, तो मैं तेरी फैक्ट्री की भरपाई करूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी ये मेरा प्रॉमिस है। मैं बोलता हूं एक बंदे को, मेरे दोस्त जिसकी एक फैक्ट्री है, मैं उसको बोलता हूं कि ब्रो अगर तेरा फैक्ट्री जल गया, तुझे कोई भी नुकसान हुआ, तो मैं तुझे भरपाई दूंगा, तो उसका टेंशन मत ले। दिस इज कॉल्ड एज indemnity people. Indemnity means compensating someone for a loss. Number 2 is guarantee. Okay, मेरे दोस्त ने बैंक से लोन लिया, ठीक है। बैंक बोलता है मेरे दोस्त को तेरे पास एसेट्स है ही नहीं। मेरा दोस्त 10 करोड़ का लोन लेता है, बैंक बोलता है कि भाई 10 करोड़ हम तुझे लोन देंगे, तेरे पास 10 करोड़ का एसेट ही नहीं ना, हमारे पास गारंटी क्या है? तो मैं बोलूंगा मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपए है, मेरे पास है नहीं, तो 100 करोड़ रुपए है मेरे पास, तो मैं बैंक को बोलूंगा बैंक तुमको टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा दोस्त आपको पेमेंट नहीं देगा, अगर मेरा दोस्त आपको लोन रीपे नहीं करेगा, तो मैं आपको लोन रीपे करूंगा। दिस इज कॉल्ड एज गारंटी। वन पर्सन promises to repay a debt if the borrower defaults. Number 3 is bailment. मैं एक दुकान में गया, मेरी घड़ी खराब हो गई, घड़ी काम नहीं कर रही है, ठीक है। ये घड़ी खराब हो गई है, मैं वॉच शॉप में गया, मैंने उसको बोला कि ब्रो मेरा वॉच खराब हो गया है, तो बोलता है ओके सर नो प्रॉब्लम, आपका वॉच दे दो, 2 दिन के बाद आ जाओ वॉच लेने के लिए। 2 दिन बाद मैं जाता हूं, वॉच गायब, बेच दिया उसने। तो ऐसे केस में क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज बेलमेंट, टेम्पररीली गिविंग गुड्स टू समवन एल्स फॉर सेफ कीपिंग। ए गिव्स हिज वॉच टू अ शॉप फॉर रिपेयर। 3 चीजें पढ़ी हमने, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट। नंबर 4 इज प्लेज। ए कीप्स हिज गोल्ड विद अ बैंक एज अ कोलैटरल। मान लो उसने 1 करोड़ का लोन लिया बैंक से, बैंक ने उसको 1 करोड़ का लोन लिया, बदले में उसने अपने घर के गहने गिरवी रख दी बैंक के पास, उसको बोलते हैं प्लेज। A keeps his gold with a bank as a collateral for a loan, using goods as security for a loan. Using goods as a security for a loan. Number 5 is agency. मुझे मेरा घर बेचना है, मुझे नहीं पता किसको क्या बेचूं, मुझे वैल्यू कुछ पता नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं एक एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट को मैं हायर करूंगा, मैं उसको बोलूंगा ब्रो तू पार्टी ढूंढ, सब कुछ कर, मेरे पास लेके आ पार्टी को, हम दोनों आपस में कर लेंगे, तुझे तेरा कमीशन मिल जाएगा। वो जो एजेंट है उसे बोलेंगे हम लोग एजेंसी। ओके, समवन एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। वो एजेंट मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टी को। पार्टी को क्या बोलेगा? पार्टी मेरे पास एक है प्रॉपर्टी, तो आपको इंटरेस्ट है क्या? देखो मेरे पास है मींस मेरे क्लाइंट के पास है। समझ रहे हो आप बात? सो समवन एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर इज कॉल्ड एज एजेंसी। कितने चीजें पढ़े हमने? 5 चीजें। नंबर 1 इज इंडेमनिटी, नंबर 2 इज गारंटी, नंबर 3 इज बेलमेंट, नंबर 4 इज प्लेज, नंबर 5 इज एजेंसी। एजेंसी मींस इफ समवन इज रिप्रेजेंटिंग, इफ समवन इज एक्टिंग ऑन माय बिहाफ, वो एजेंट मेरे बिहाफ पे सब काम कर रहा है, एजेंसी बोलेंगे। नेक्स्ट इज प्लेज, मैं बैंक से लोन ले रहा हूं, बदले में मेरे घर के गहने गिरवी रख रहा हूं, उसे बोलेंगे प्लेज। नंबर 3 इज बेलमेंट, मैं कोई दुकान पे गया, उसको मैं बोला कि भाई वॉच ठीक करा दे, मैं 2 दिन में आता हूं वॉच लेने के लिए, उसने मेरा वॉच बेच दिया, घुमा दिया, क्या कर दिया मुझे पता नहीं, मुझे मेरा वॉच नहीं मिला, इसे बोलेंगे हम लोग बेलमेंट। 3 हो गए। नंबर 4 इज गारंटी, मेरा दोस्त लोन ले रहा है बैंक के पास, बैंक बोलता है तेरे पास पैसे नहीं है उतने, तो मैं बोलूंगा बैंक को, बैंक अगर इसने तेरे को लोन रिपे नहीं किया तो मैं तुझे लोन रिपे करूंगा। नंबर 5 इज इंडेमनिटी, मैं दोस्त को बोल रहा हूं, दोस्त को नहीं, मैं मेरे क्लाइंट को बोल रहा हूं कि क्लाइंट अगर इट इज कॉल्ड एज, लेट्स से इंश्योरेंस में कैसा होता है दोस्तों, इंश्योरेंस में लेट्स से मैंने लिया है फायर इंश्योरेंस, मेरी एक फैक्ट्री है, मैंने ली है फायर इंश्योरेंस, मैं एवरी ईयर 1-1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देता हूं। इमीडिएटली बीच में हुआ है, आग लग गई, मेरा फैक्ट्री जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे बोलेगा ब्रो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
हम तेरे फैक्ट्री के जलने की वजह से जो भी तुझे लॉस हुआ है हम उसके तुझे भरपाई देंगे। दिस इज कॉल्ड एज इंडेमनिटी। 5 चीजें हमने पढ़े। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप बिजनेस। मैंने मेरे दोस्त के साथ पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया। हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पार्टनरशिप बिजनेस वाली चीजें एप्लीकेबल होंगी। अर्लियर द एक्ट कवर्ड पार्टनरशिप रूल्स बट नाउ दे आर पार्ट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, अभी वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आ गया। नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स। मैंने बोला था सेल ऑफ गुड्स भी एप्लीकेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्योंकि वो हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में पढ़ेंगे, उसका अलग से एक्ट निकल गया। ठीक है। If A and B start business together, their partnership agreement and obligations falls under this law. Are we clear, people? Are we clear? सबको सब समझ में आ रहा है? आई होप किसी को कोई भी डाउट होगा इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट डालो, मैं फटाक से आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। परफेक्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या कवर होता है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो कि उसका अलग एक्ट बन गया अभी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नंबर 3 इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड लास्ट इज एजेंसी। द फोर्थ इज पार्टनरशिप बिजनेस जो कि अलग से अभी पार्टनरशिप एक्ट 1932 हो गया, अभी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फॉल करता नहीं है। यहां तक हमने पढ़ा बेटा जी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लेट्स ड्रॉ माइंड मैप। बेटे जी आपको और एक चीज बोलता हूं मैं, मेरे नोट्स आप जब देखोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा टेक्स्ट होगा, कंसेप्ट सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बट राइट हैंड साइड विल बी अ कंप्लीट ब्लैंक पेज। ये ब्लैंक पेज पे आपको ड्राइंग नहीं करना है, X0 नहीं खेलना है। ये ब्लैंक पेज आपको क्या करना है बेटा जी? ये ब्लैंक पेज पे मैं माइंड मैप बनाने वाला हूं। माइंड मैप मींस जो भी कंसेप्ट में लिखे हैं ना, वो हम लोग यहां पे डायग्रामेटिकल वे में पढ़ेंगे, जिससे आपको कंसेप्ट्स एग्जाम के पहले पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको बस ये डायग्राम देख के एग्जाम में जाना है एंड आपका सब सॉर्टेड हो जाएगा। बाकी के बच्चे क्या करेंगे? बाकी के बच्चे हर एक लाइन रिवाइज करेंगे, आप वो गलती नहीं करोगे। आप क्या करोगे? माइंड मैप पढ़ोगे, बिंदास एग्जाम में जाओगे और लिख के आओगे, फोड़ोगे आप। ठीक है। इससे आपका स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगा पढ़ने का एंड आपको सब कंसेप्ट्स रिवाइज भी हो जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड मैप। आपको एक एग्जांपल बताता हूं माइंड मैप का। लेट्स से आई एम सेइंग व्हाट डज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर्स। ठीक है। फिर मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा। नंबर 1 इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 है। सेक्शन 75। नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स जिसका सेक्शन है सेक्शन 76 टू सेक्शन 123। नेक्स्ट इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन 124 टू 238, सेक्शन 124 टू सेक्शन 238। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में 4 चीजें आएंगी। नंबर 1 इज indemnity, number 2 is guarantee, number 3 is
bailment. Number 4 is pledge, and number 5 is agency. The last is partnership business. अब ये ना रहा क्योंकि ये अलग एक्ट में आ गया है, विच इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. अब ये पार्टनरशिप बिजनेस भी नहीं आएगा क्योंकि अब ये हो गया पार्टनरशिप एक्ट 1932. इसका अलग से एक्ट बन गया. ठीक है, बेटा जी हर एक कंसेप्ट के नीचे मैंने एग्जांपल लिखा है सो दैट आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा. इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है. अगर आप मॉड्यूल खोल कर देखोगे आपको ये एग्जांपल्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे. ठीक है, यस. अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेटा जी व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड. पहला हम लोग जब भी हम कोई कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग उसको पहला सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे. उसके बाद हम लोग जाएंगे डेफिनेशन पार्ट पे जो मॉड्यूल में लिखा है, जो हमें बस रीड करना है अच्छे से. ठीक है, अगर स्टार्टिंग से डिफिकल्ट पढ़ोगे आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने में मजा नहीं आएगा. ठीक है, स्टार्टिंग में इजी पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को A to Z समझोगे, उसके बाद वही कॉन्सेप्ट का डिफिकल्ट पार्ट जब पढ़ोगे आपको इजी हो जाएगा. इजी, करेक्ट. तो दिस वन इज डिफिकल्ट, वी विल नॉट गो इनटू दिस राइट नाउ. व्हाट वी विल डू इज the definition highlights two essential points. Number one is contract should be an agreement, a mutual understanding or promise between parties. Agreement means मार्क जुकरबर्ग एंड इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था. करेक्ट. मार्क जुकरबर्ग ने उनको बोला कि ब्रो तुम मुझे घंटों के हिसाब से पेमेंट दो, मैं कोडिंग पे काम करता हूं. उन्होंने बोला कि ब्रो ओके डन. ठीक है, एग्रीमेंट हुआ. दूसरा क्या था, एनफोर्सिबिलिटी. द एग्रीमेंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्सिएबल अंडर लॉ. एग्रीमेंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड तो है. मार्क जुकरबर्ग ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई मैं 10वीं माले से छलांग लगाऊंगा तो तू मुझे पैसा देगा. ये नहीं बोल रहा मार्क एक ऐसा चीज बोल रहा है जो एनफोर्सिएबल है लॉ के लिए. ठीक है, मार्क बस इतना बोल रहा है कि तुम मुझे घंटों के हिसाब से पेमेंट दो, मैं तुमको कोडिंग करके दूंगा. करेक्ट. अगर मार्क ऐसा बोलता कि ब्रो मैं तुझे 10वीं माले से छलांग मार के दिखाऊंगा, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या अच्छे से दोस्तों? नहीं बनेगा. सो द एग्रीमेंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, जो कि कोडिंग वाला था, एंड एनफोर्सेबल अंडर लॉ. एनफोर्सेबल अंडर लॉ मींस राइटिंग में होना चाहिए. जस्ट बिकॉज इट वॉज नॉट इन राइटिंग इट वॉज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. कोर्ट ने यही बोला कि भाई राइटिंग में कुछ है ही नहीं, तुम लोग बस मुंह में मतलब शब्दों, इट वॉज जस्ट अ वोकल एग्रीमेंट, बस मुंह से एग्रीमेंट हुआ है, राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं हुआ है. ठीक है, इसलिए दैट इज व्हाई it was not enforceable by law. So a contract, to become a contract, it should be, number one is agreement होना चाहिए, next is it should be enforceable by law, plus the agreement should be recognized. Simple है बेटा जी, simple. At its core a contract is simple. It's an agreement between two or more parties. Number two, the agreement must be enforceable by law. खत्म. Agreement between two parties, agreement must be enforceable by law. Agreement between two parties, agreement must be enforceable by law. Agreement between two parties, agreement must be enforceable by law. Example देखते हैं. A agrees to sell his bike to B for 50,000 rupees. B agrees to pay 50,000 rupees. This is an agreement. If A or B breaks their promise, the law can step into force, making it into a contract. ठीक है, ए ने बी को बोला मैं तुझे बाइक बेचूंगा, बी ने ए को बोला मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा. राइटिंग में करते हैं, सब कुछ करते हैं. अगर
ए या बी मना करता है तो कोर्ट आएगा बीच में और बोलेगा ब्रो तुम्हारा राइटिंग में भी है, दोनों पार्टी ने साइन भी किया है, अब तुम मना नहीं कर सकते हो बाइक बेचने से या पैसे देने से। क्लियर है? परफेक्ट। बहुत ही सिस्टमैटिकली सिंपल वे में हमें सब समझ में आ रहा है दोस्तों। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो मुझे डाउट बताओ कमेंट सेक्शन में, आई विल इमीडिएटली सॉल्व योर डाउट्स। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस। ओके, अब आते हैं डेफिनेशन पार्ट में। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सिंपल, ये डेफिनेशन सिंपल है, नेक्स्ट डेफिनेशन सिंपल नहीं होगा, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो कॉन्ट्रैक्ट two things. Number one is agreement होना चाहिए ब्रो. Next is it should be enforceable by law. ठीक है. अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया कि ब्रो तुम मुझे 50,000 रुपए दो, मैं तुमको 10th फ्लोर से जंप करके दिखाऊंगा. अगर मैंने तुमसे 50,000 रुपए लिए एंड मैंने जंप नहीं किया तो इसमें कोर्ट बीच में आके नहीं बोलेगा कि भाई तुझे जंप करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलेगा. इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. एनफोर्सेबल होना चाहिए लॉ से, है ना. अब मैंने जो एग्जांपल दिया दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. मैंने अगर ए को बाइक बेचा, बी ने मुझे पैसे दिए, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाके. एक एक चीज हम लोग इतना डिटेल में पढ़ेंगे, इतना प्रैक्टिकल लॉजिकली मजेदार तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है, परफेक्ट. नेक्स्ट, एग्रीमेंट तो हमने पढ़ लिया. कॉन्ट्रैक्ट मींस एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. यहां तो सिंपल है. अब एग्रीमेंट क्या होता है भाई? एग्रीमेंट क्या होता है? An agreement is just a promise between two parties. मार्क ने विंकलवॉस को बोला कि ब्रो मैं तुमको कोडिंग करके दूंगा, तुम मुझे घंटों के हिसाब से पेमेंट दो. दिस इज एग्रीमेंट. दोनों ने हां बोला. मार्क जुकरबर्ग ने प्रॉमिस किया मैं तुझे कोड लिख के दूंगा. विंकलवॉस ने बोला कि ब्रो मैं तुझे पैसे दूंगा. दोनों ने प्रॉमिस किया एक दूसरे को. दिस इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट. A promises to deliver 100 shirts to B and B promises to pay 10,000 rupees. Simple. इसको बोलते हैं एग्रीमेंट. अब every promise and every set of promises forming consideration for each other is called as a agreement. Every promise and every set of promises. Promises cannot be just one. It can be multiple promises. Every promise, every set of promises forming consideration for each other. Consideration means okay, A ने प्रॉमिस किया B को कि मैं तुझे 100 शर्ट डिलीवर करूंगा. B ने बोला A को मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा. दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया. अब इसमें कंसिडरेशन क्या है? B के लिए होगा 10,000 शर्ट्स, A के लिए कंसिडरेशन होगा जो 10,000 रुपए आ रहे हैं. करेक्ट. B के लिए कंसिडरेशन होगा 10,000 शर्ट्स एंड ए के लिए होगा 10,000 रुपीज. ये होगा कंसिडरेशन. सो एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. क्लियर है? अब व्हेन एन एग्रीमेंट इज बैक्ड बाय लीगल एनफोर्सिबिलिटी इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट जब राइटिंग में होता है तो होता है कॉन्ट्रैक्ट. राइटिंग में होता है, दोनों पार्टी ने अग्री किया है, सब कुछ अच्छे से हुआ है, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सब कुछ अच्छे से होना इज कॉल्ड लीगल एनफोर्सिबिलिटी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. क्लियर है? सो एग्रीमेंट मीन्स promises plus set of promises
नहीं नहीं, डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। एग्रीमेंट इज जस्ट promises between the parties. Agreement means promises between the parties. क्लियर है? परफेक्ट। अब मुझे बताओ, when does a proposal becomes an agreement or a contract? For example, ए ने बी को बोला कि ब्रो मुझे तेरी बाइक चाहिए, तू मुझे 10,000 रुपए देगा क्या? ए प्रपोज कर रहा है, ए प्रपोजल दे रहा है, बी प्रपोज नहीं, ए बी को प्रपोजल दे रहा है कि ब्रो मुझे तू बाइक दे दे, मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। अब ये चीज कब एग्रीमेंट बनेगा और कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये हम देखेंगे, ठीक है। इट वॉज जस्ट, अभी तक सिर्फ वन साइडेड था पीपल। वन साइडेड मीन्स ए ने बी को बोला कि ब्रो मुझे तेरी बाइक खरीदनी है, मैं तुझे दूंगा 50,000 रुपए। बी ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, ठीक है। अब ये कब एग्रीमेंट होगा और कब कॉन्ट्रैक्ट होगा ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। परफेक्ट। अ पर्सन मेक्स अ प्रपोजल टू अनदर पर्सन, मुझे तुम्हारी बाइक खरीदनी है, मैं तुमको 50,000 रुपए दूंगा। इफ द अदर पर्सन अग्रीज टू द प्रपोजल, दिस बिकम्स एन एग्रीमेंट। सामने वाला भी बोलता है ओके ब्रो तू मुझे 50,000 रुपए दे, मैं तुझे बाइक दे दूंगा। वंस दिस एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सिएबल, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिबल हुआ, मींस इन राइटिंग या फिर प्रूफ्स है बहुत सारे कि ब्रो हमारा ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, इसने हाँ बोला था, इसने भी हाँ बोला, सब कुछ सही तरीके से हुआ है, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? एग्रीमेंट कब होता है? एग्रीमेंट तब होता है जब उसने भी ओके बोल दिया कि ब्रो ओके ब्रो मैं तुझे बाइक दे दूंगा, 50,000 रुपीज तो मुझे दे दे, यहां तक एग्रीमेंट हुआ। अब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? व्हेन इट इज लीगली एनफोर्सिएबल। मार्क जुकरबर्ग और विंकलवॉस उनके बीच में भी एग्रीमेंट हुआ था, बट दैट वाज नॉट लीगली एनफोर्सिबल। द रीजन इज उन्होंने एग्रीमेंट इन राइटिंग में नहीं लिखा है कौन क्या करेगा, किसने क्या नहीं किया तो क्या होगा, ये सब नहीं लिखने की वजह से दैट वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज जस्ट एन एग्रीमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इट शुड बी एन एग्रीमेंट प्लस इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर है? When does a proposal becomes an agreement? Question number 1, contract. Question number 2, ठीक है। Number 1 is a person makes a proposal plus the other person अरे अरे क्या हो गया ब्रो? अरे the other person accepts the proposal, इससे होता है a proposal becomes an agreement। अब ये proposal contract कब बनता है? when it is legally enforceable। सिंपल है। आई होप मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है तुमको। इट शुड बी
लीगली एनफोर्सिएबल। सिंपल दोस्तों, सिंपल। प्रपोजल कब एग्रीमेंट बनता है? जब एक पार्टी ने प्रपोजल दिया और दूसरे पार्टी ने एक्सेप्ट किया तो बनता है एग्रीमेंट। अगर दूसरे पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं बनता है एग्रीमेंट। सिंपल है। अब एक जन ने हाँ बोला, दूसरे जन ने भी हाँ बोला। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? व्हेन इट इज लीगली एनफोर्सिएबल। क्लियर है? परफेक्ट। बेटा जी, जो मैंने आपको व्हाइट पेज जो बोला था माइंड मैप ड्रॉ करने के लिए, दिस इज द माइंड मैप। ठीक है? जब आप एग्जाम से पहले जब रिवाइज करोगे, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ोगे, फिर प्रपोजल का डेफिनेशन पढ़ोगे, फिर एग्रीमेंट का डेफिनेशन पढ़ोगे, सब पढ़ोगे। अगर आप ऐसा पढ़ोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट मीन्स promises between the parties forming consideration for each other, हो गया एग्रीमेंट। प्रपोजल कब एग्रीमेंट बनता है? when one person makes a proposal, the other person makes a proposal, other person accepts the proposal, it is called as an agreement. Then when it is enforceable by law, it becomes a contract. सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। ठीक है? परफेक्ट। हम लोग यहां तक पढ़ाई करेंगे बेटा जी। ठीक है? यहां तक वी विल कवर इट एंड देन वी विल बी डन। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? आई होप यू आर सेइंग यस। कोई डाउट है इमीडिएटली ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन में, फटाक से आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। मेरा नंबर है ना आपके पास, माय नंबर इज 7499054559। ये नंबर पे आप जब भी कोई भी डाउट आए, कोई भी डाउट, सिंपल से सिंपल हो, फालतू से फालतू हो, कोई भी डाउट आएगा मुझे इमीडिएटली व्हाट्सएप पे डाउट भेजो, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है? आपको ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगा ना, पूछो मत, है ना? दिस इज माय प्रॉमिस पीपल, दिस इज माय प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। आई एम गोइंग टू गिव माय लेवल बेस्ट कि आपको हर एक कंसेप्ट समझ में तो आएगा, बट आपको इंटरेस्ट डेवलप करना मेरा काम है आप में। ठीक है? कूल। क्योंकि बेटा जी कैसा है ना, मैं पहले आपके स्टेज पे था, मैं भी वहीं से आया हूं यहां तक। सो मुझे पता है बच्चों को क्या पसंद है, कैसा सीखना पसंद है, क्या उनको पसंद नहीं है, मुझे सब पता है। ओके? सो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बीजी इज हियर तो व्हाई वरी, है ना? ओके पीपल, लेट्स रिज्यूम जो भी हमने पढ़ाई किया था। परफेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या चीज होना चाहिए जो बहुत, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी क्या खूबसूरत बात है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है? कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कौन सी खूबसूरत बात है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है? कंसेंसस एडिडम। कुछ समझा? नहीं समझा? कंसेंसस एडिडम मींस मीटिंग ऑफ माइंड्स, दो दिल का मिलन। मीटिंग ऑफ माइंड्स मींस फॉर एन एग्रीमेंट टू बी वैलिड, विच मींस दोस्तों आपको एक चीज बोलता हूं, मुझे मारुति 800 लेनी है। ठीक है? मारुति 800 मुझे लेनी है। मुझे एक सेलर मिल गया, उसको मैंने बोला कि ब्रो मुझे मारुति की गाड़ी चाहिए। सेलर ने बोला ओके ब्रो डन। मैंने उसको बोला कि मैं तुझे दूंगा 3 लाख रुपए मारुति गाड़ी के लिए। उसने बोला ओके ब्रो डन। वो बोलता है मुझे मैं तुझे 3 दिन में वो गाड़ी घर पे डिलीवर करवा दूंगा। मैंने बोला ओके ब्रो डन। फिर क्या होता है, 3 दिन बाद मैं वेट करता हूँ, भाई गाड़ी मिलना, नया गाड़ी आने वाला, नया गाड़ी आने वाला है। फिर मैं देखता हूं मुझे चाहिए था मारुति 800, उसने दिया मारुति ऑल्टो। मैंने कॉल करके बोला उसको ब्रो मुझे मारुति 800 चाहिए था, तो बोला अरे शाह मुझे लगा मारुति ऑल्टो। ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर मुझे मारुति 800 चाहिए और मैंने उसको मारुति 800 बोला है तो उसको मारुति 800 ही भेजना है। उससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। दिस इज कॉल्ड एज मीटिंग ऑफ माइंड्स। मेरे दिमाग में और उसके दिमाग में एक ही चीज रहनी चाहिए, दैट इज मारुति 800। क्लियर है? ओके। बोथ पार्टीज मस्ट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, दैट इज मारुति की गाड़ी इज द सेम सेंस एंड एट द सेम टाइम। सेम सेंस सेम टाइम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 दिन बाद मालूम पड़ा अरे ब्रो उसको तो मारुति 800 चाहिए था, मैंने तो मारुति ऑल्टो भेज दिया। 3 दिन बाद नहीं होना चाहिए। जिस दिन मैं उसको बोल रहा हूं कि ब्रो मुझे मारुति 800 चाहिए, तो उसको उस दिन बोलना चाहिए कि ब्रो मेरे पास मारुति 800 है, मैं तुझे मारुति 800 ही डिलीवर करूंगा। सेम टाइम पे हो रहा है,
गुड, सेम सब्जेक्ट मैटर है, परफेक्ट। क्लियर है यहां तक? बोथ पार्टीज मस्ट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम सेंस एंड एट द सेम टाइम। इफ दिस अलाइनमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज मिसिंग, द एग्रीमेंट इज इनवैलिड। एग्जाम्पल, ए हैज 2 cars, मारुति 800, सेम एग्जाम्पल बताया है। सिंस ए एंड बी हैव मिसअंडरस्टूड द सब्जेक्ट मैटर, देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। दो दिलों का मिलन नहीं हो रहा है यहां पे। एज अ रिजल्ट देयर इज नो कंसेंट एंड द एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे माइंड मैप के थ्रू। नंबर ले लेना भाई, मेरा नंबर ले लो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो। 5 4 3 2 1 बैम। एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। दो दिलों का मिलन, which means meeting of minds, two things, both parties must understand the subject matter of contract both parties must understand what? Understand subject matter of contract same sense same time. Both parties must understand the subject matter of the contract at the same time and at the same sense. Clear है यहां तक? Perfect. Okay. People, this is called as, इस टॉपिक का नाम ही मैंने बोलना भूल गया, दिस इज कॉल्ड एज कंसेंसस एड इडम। परफेक्ट, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप लिख पाओगे बाद में। 5 4 3 2 1 बैम। नेक्स्ट, कितना बाकी है अपना? बस यहां तक बाकी है, एंड देन वी विल बी डन पीपल। प्लीज तब तक रहना मेरे साथ, कहीं जाइए मत, मेरे साथ ही रहना, ठीक है? सवाल यह है बेटा जी, क्या सारे एग्रीमेंट्स विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट? क्या सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? देखते हैं। नॉट ऑल एग्रीमेंट्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशंस। कोर्ट बीच में आना चाहिए उसमें, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कोर्ट बीच में आ ही नहीं सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? मैंने अगर आपको बोला कि मैं 10वीं माले से छलांग मारूंगा तो मुझे 10,000 रुपए दे, तो क्या मैंने अगर छलांग नहीं मारा और मैंने आपसे पैसे ले लिए, क्या कोर्ट मुझे आके बोलेगा कि ब्रो जंप करके दिखा दो? नहीं बोलेगा। कोर्ट आना चाहिए बीच में। सो दैट इज व्हाई इट शुड गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मींस छलांग मारना, लीगल ऑब्लिगेशन मींस दोज ऑब्लिगेशन जहां पे कोर्ट बीच में आ सकता है। ऑब्लिगेशन मींस कुछ करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, लायबिलिटी। नाउ अब एक एग्जांपल देता हूं। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि ब्रो मैं तुझे घर शिफ्ट करने में हेल्प करूंगा 2 दिन बाद। 2 दिन बाद मैं नहीं आया, मैंने उसको डिच कर दिया। क्या दोस्त कोर्ट में जाके बोलेगा क्या कि भाई इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मुझे हेल्प करेगा हाउस शिफ्ट करने में, इसने मुझे हेल्प नहीं किया? क्या कोर्ट बीच में आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज दैट वॉज सोशल ऑब्लिगेशन। ठीक है, वो एक सेवा था, हेल्प था। हेल्प कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
Some agreements are based on social obligations. If, for example, if you promise to help a friend move into the new house, there is no legal obligation to do so. कोई आपका मजबूरी नहीं होता है कि आपको जाके, कोई आपका फर्ज नहीं बनता है. ऑब्लिगेशन मीन्स फर्ज. कोई आपका फर्ज नहीं बनता है कि आपको जाके उसको हेल्प करे. इफ यू डोंट शो अप, योर फ्रेंड कांट टेक यू टू कोर्ट. सिंपल है. However, an agreement that involves legal obligation is something the law can enforce. If one party doesn't keep, the law can step in. Simple है. ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कोर्ट बीच में आ सकता है. क्लियर है यहां तक? सो वाइल ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. ये समझो मेरी बात को. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट, करेक्ट. All contracts are agreement. किधर गया भाई? Oh shit. कैसे बताऊं आपको? ऑल क्रिकेटर्स नहीं. कैसे बताऊं आपको? सिंपल वे मुझे बता. सिंपल वे में, ठीक है. सिंपल बेटा. ओके. सारे बुक में पेजेस होते हैं, करेक्ट. सारे बुक में पेजेस होते हैं, बट क्या सारे पेजेस में बुक होते हैं? क्या नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक पेज से बुक नहीं बनता है, बहुत सारे पेजेस से बुक बनता है. इन द सेम वे एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक होलसेलर से एग्रीमेंट, मैं एक रिटेलर हूं, मैं एक कपड़ों की दुकान में हूं, मैंने होलसेलर के साथ डील बनाया कि ब्रो तू मुझे संडे को 10,000 कपड़े का मटेरियल दे, मैं तुझे 1 लाख दूंगा. ठीक है, ये हो गया एग्रीमेंट. दूसरी तरफ ये है कि मैं उसको बोलूंगा ब्रो तू क्या कर, तू अपना पूरा दुकान जला दे, मैं तुझे दूंगा 1 करोड़. ठीक है, दोनों एग्रीमेंट है, करेक्ट. दोनों भी एग्रीमेंट है. मैंने बनाया एग्रीमेंट कपड़ों का डिलीवर करने के लिए, मैंने दूसरा एग्रीमेंट भी है. एग्रीमेंट कपड़े का दुकान ही जला दो, ऐसा एग्रीमेंट हुआ था. इसमें से कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे लॉ बीच में आ सकता है, जहां पे कोर्ट बीच में आ सकता है, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट. बट क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे. सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स तो एग्रीमेंट होते ही है, बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है बात? परफेक्ट. किधर थे हम लोग? An agreement becomes a contract when there is an intention to create legal obligation. Intention to create legal obligation means कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो कोर्ट को हमको बीच में लेके आना है. ठीक है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट अगर हमारे बीच में कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो कोर्ट बीच में आने जैसा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट. If the agreement is meant to regulate business relations, we assume that the parties intended legal consequences. This means they expect the law to step in to make if the agreement is breached. If two businesses agree to supply goods to each other, the agreement is meant to have legal consequences. If one party fails to deliver, the law can enforce penalties or require compensation. क्लियर है बेटा जी? अभी तक हमने क्या पढ़ा? When does an agreement becomes a contract? उसके बाद विल ऑल एग्रीमेंट्स लीड टू अ कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है ये हमने पढ़ा. क्या सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे? क्या नहीं होंगे. सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्ट का सबसे खूबसूरत चीज क्या है? कंसेंसस एडिडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स, दो दिलों का मिलन. 3 व्हेन डज अ प्रपोजल बिकम्स एन एग्रीमेंट एंड व्हेन डज अ प्रपोजल बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ये हमने पढ़ा था. एग्रीमेंट क्या होता है हमने पढ़ा था. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमने पढ़ा था. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या कवर होगा? 4 चीजें कवर होगी, हमने पढ़ा था. व्हाई डू वी नीड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमने पढ़ा था. ठीक है,
आज के लिए इस लेक्चर के लिए यहां तक हम लोग खत्म करते हैं बेटा जी, सो दैट आपका फर्स्ट लेक्चर बहुत ही बढ़िया हो। आगे जाके आपको और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा और बेहतरीन कंसेप्ट्स आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो सीएमए फाउंडेशन का पढ़ाई कर रहे हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक करो। इफ यू वांट टू कमेंट एनीथिंग प्लीज कमेंट करना बेटा जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट lecture.